हेलो एवरीवन। अजय पूछ रहा है दुर्गा पूजा का वेकेशन कब मिलेगा। बेटा दुर्गा पूजा का वेकेशन तो रहेगा आपका 5 तारीख का। 5 तारीख को दशहरा है, उस दिन वेकेशन रहेगा अजय बस। और उसके बाद दिवाली की छुट्टी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं नहीं रहूंगी। ठीक है, तो दिवाली की छुट्टी लंबी हो जाएगी, इसलिए दशहरा का वेकेशन मैं कम कर रही हूँ ताकि दशहरा का वेकेशन कम कर रही हूँ। समझ में आया बेटा? मैं दशहरा का वेकेशन कम कर रही हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे दिवाली का वेकेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस आ जाओ, देखो बेटा जरा ध्यान से। और हम लोगों ने टेंस में आपको करवा दिया, प्रेजेंट टेंस खत्म है, पास्ट टेंस भी खत्म कर दिया था और हम पास्ट रूटीन में आ गए थे, है ना। चलो ये हो गया था। बीच में मैंने कुछ पोर्शन छोड़ा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, वो बाद में कराऊंगी, वो अभी नहीं करना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये नेक्स्ट पेज देखो आप लोग। आप झारखंड में कहां से हो? बेटा मैं गिरिडीह से हूं, झारखंड गिरिडीह से। चलो ये आपका है पेज नंबर 66 में, बुक में पेज नंबर 66 में। अरे मैं कहां दिख रही हूं यार, अच्छा उधर कर दिया। चलो पेज नंबर 66 में। ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पास्ट के रूटीन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूं आई वेंट टू स्कूल, आई केम हियर, आई स्लेप्ट एट 10 PM, यानी सब मैंने कहा, मैं गई थी, मैं आई थी, मैं सोई, सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई स्लेप्ट एट 10 PM एवरी नाइट, तो बेटा पास्ट का वन टाइम एक्शन नहीं है, पास्ट का रूटीन है। पास्ट वन टाइम एक्शन नहीं है। आई स्लेप्ट एवरी नाइट एट 10 PM का मतलब है, कुलदीप सबका मैसेज दिख रहा है बेटा, लेकिन सबका कमेंट, जैसे मंजीत आप लोग है ना, मुझे पूछो मत बार बार। ठीक है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बता तो दिया यार, 66। सुनो, जब आप पास्ट का रूटीन बताते हो ना तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। लेकिन एक पंगा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पता क्या? जैसे मैंने कहा आई स्लेप्ट एट 10 PM, तो आपको लगा कि रात में सोई 10 बजे। जब मैंने रात में एवरी नाइट लगाया ना लास्ट में, तब आपको लगा नहीं नहीं मैम तो बोलना चाह रही है कि रात को 10 बजे सोया करती थी। इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि बेटा वन टाइम है कि रूटीन की बात हो रही है। तो बेहतर क्या होगा, आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। और अगर आप कहोगे वुड, तो इसका हम इस्तेमाल सीखेंगे मॉडल्स में, अभी नहीं सीखेंगे। ठीक है बेटा, मैं वाराणसी तो अभी नहीं आने वाली, बनारस भास्कर। चल समझ में आया? अब आ जाओ पास्ट रूटीन का, हम एक दो सेंटेंस करके देख लें। जरा ट्रांसलेशन करके दिखाना तो मुझे। मैं आपको दो सेंटेंस दूंगी और मुझे डिफरेंस दिखाना। बेटा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम दोनों बता चुके अंकित, फिर से क्लास देख लो क्योंकि इतना रिपीट फिर कैसे करूं मैं। सेकेंड सेंटेंस,
चलो तो देखो तो। दीपांकर बेटा रूटीन तो आपको बनाना पड़ेगा, और जानते हो इसीलिए ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे। जब ऑफलाइन आते हैं ना तो वो ज्यादा सिंसियर रहते हैं, क्योंकि वो रूटीन में रहते हैं। फिर ये दोनों का मुझे ट्रांसलेशन बना के दिखाइए अब फटाफट, और बहुत जल्दी। चलो शुरू करें। मैंने जानबूझ के आपको जो रूटीन दिया है बेटा, प्रेजेंट रूटीन एंड पास्ट रूटीन दोनों दिया है। देखो, लोग शारीरिक काम ज्यादा किया जा करते थे, पीपल किया करते थे, पास्ट टेंस। पास्ट रूटीन को सबसे पहला चॉइस मेरा क्या है, यूज टू। मैं इसी में बनाऊंगी। पीपल यूज टू डू फिजिकल वर्क मोर, या मोर फिजिकल वर्क भी चलता, फिजिकल वर्क मोर, यानी पास्ट रूटीन है। अब प्रेजेंट रूटीन में आ रही हूं। अब लोग एक आसान जिंदगी जीते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, और पास्ट रूटीन में यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। संदीप बिल्कुल गलत बना रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रेजेंट रूटीन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके, प्रेजेंट रूटीन, ठीक है। अब लोग आसान जिंदगी जीते हैं, नाउ आगे पीछे कहीं भी लगा सकते थे। पीपल लिव एक आसान जिंदगी, एन इजी लाइफ। नाउ पीपल लिव एन इजी लाइफ, ठीक है। वेरी गुड अंजलि, यश बिल्कुल सही लिख रहे हो। सौम्या अब सही उग रहा है तुम लोग से। देखो, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, पास्ट रूटीन है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। मैं जो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करा रही हूं टेंस में कराऊंगी, वरना ट्रांसलेशन के लिए स्पोकन इंग्लिश लोगे, यहां नहीं। यहां सिर्फ हम इसलिए टेंस में करा रहे हैं कि बेटा दिमाग में स्ट्रक्चर तो घुस जाए तुम लोग का। अब कार से ऑफिस जाती हूं, नाउ आई गो टू ऑफिस बाय कार। कार से ऑफिस जाती हूं, नाउ आई गो टू ऑफिस बाय कार। देखो, रिपीटेशन ऑफ नाउन कहां है अक्षय? फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस लगाया मैंने दो दो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, रिपीटेशन की बात ही नहीं हो रही, दो दो सेंटेंस दिया है, ठीक है। क्लियर? चलो देखो, अब जरा इसको क्वेश्चन को फिनिश करो तो, जो आपको समझाया जितना यूज टू इसी में से है, फिनिश करो तो। हो गया? आई डैश टू स्कूल एवरी डे। बेटा मैं स्कूल जाती थी रोज, ये बोलना चाहूंगी। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यूज टू गो होगा। अगर दोनों भी है
तो भी हम यूज टू को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि मैं स्कूल जाया करती थी रोज। शी डैश अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी वर्कड हियर। शी ब्रोक अ प्लेट एवरी डे होगा। अगर आप प्रेजेंट रूटीन बताना चाहते हो तो शी के साथ बेटा SES आता, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यानी वो जब यहां काम किया करती थी, वर्कड है, देखो वर्कड है, तो रोज एक प्लेट तोड़ा करती थी। शी ब्रोक अ प्लेट एवरी डे। मेरे काफी घने बाल हुआ करते थे, घने बाल हुआ करते थे। आई यूज टू हैव, देखो मेरे घने बाल हुआ करते थे। आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। अब आओ फोर्थ में, मैंने कहा बेटा प्रेजेंट रूटीन के लिए आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यूज टू का प्रेजेंट फॉर्म मत लगा देना, सीधा है शी स्टडीज टिल 10 PM। वो 10 बजे तक पढ़ती है और फिर सोने चले जाती है। देखो ES वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। यानी पास्ट रूटीन के लिए हम यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। देखो अब वेंट टू बेड क्यों लगाओगे, इसको वेंट करोगे फिर इसमें यूज्ड टू करोगे। अब दो दो करेक्शन करोगे कि यूजेस टू का यूज टू करोगे और फिर गोस का वेंट करोगे। भाई एक जगह सही करो ना, और टेंस काहे चेंज कर दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जरा एक बार रीड करो फिर समझाऊंगी मैं। एक बार रीड करो फिर समझाते हैं। कंपल्सरी इंग्लिश का भी कोई न्यू बैच नहीं आ रहा है, आप BOD ले लो। हो गया, सुनो। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। ध्यान से सुनना बेटा, इट इज टाइम या इट्स टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, के बाद, ठीक है दैट लगा है, लेकिन एक सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, के बाद एक सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी ये तीनों गलत है। डिसाइडेड होगा, लेफ्ट होगा और रेनोवेटेड होगा। देखो समझ में आया। अगर आप इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट लगा रहे हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। के बाद अगर सब्जेक्ट लगा रहे हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ। देखो ये क्या है, ऐसे रूल सिखा दूं मैं बस सीधा। हाँ सुनो ध्यान से बेटा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम ये बताता है कि इस समय तक तो ये हो जाना चाहिए था, तुमने अभी तक किया तक नहीं है। यानी इस समय तक ये एक्शन पास्ट टेंस होना चाहिए था। मान लो रात को 2 बजे आप घर पहुंच रहे है ना, और घर में बच्चा जो है, जो छोटा सा बच्चा है घर में, है ना, वो सोया नहीं है बल्कि वो जाग रहा है। तो आप क्या कहोगे, कहोगे इस समय तक तो इसको बिस्तर पे होना चाहिए था, इस समय तक तो ये सो जाना चाहिए था। ये बनेगा कैसे, आप कहोगे इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम। कोई छोटा सा बच्चा है, ही लगा दो, ऐसे छोटा बच्चा के लिए इट भी लगता है। ही वर इन बेड, है ना, वो बिस्तर पे होना चाहिए था। ही स्लेप्ट, उसे सो जाना चाहिए था। यानी आप वॉस नहीं लगाओगे, वर लगाओगे, क्योंकि इमेजिनेशन है ये। प्रेजेंट इमेजिनेशन में सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है ना। और अगर कोई सेकेंड फॉर्म लगाना है तो V2 लगाओ। यानी प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन के लिए हम V2 लगाते हैं। यस अतुल, कंपल्सरी इंग्लिश में स्पोकन हो जाता है। देखो ये बैच NDA के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है अंजलि।
कोई भी एक्शन, कोई भी अगर इट इज टाइम या इट्स हाई टाइम के साथ शुरू होता है और उसके बाद एक सब्जेक्ट लगा होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, खाली वॉस को छोड़कर, सिर्फ वॉस को छोड़कर। ठीक है, अगर आप इस समय यहां हो, अभी तो तुमको एयरपोर्ट पे होना चाहिए था भाई, इस समय तक आधे घंटे के बाद फ्लाइट है, तुम यहां हो, अभी तो तुम्हें एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, कैसे बोलोगे? जल्दी, तुम्हें एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ। वेरी गुड, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, क्या इट्स हाई टाइम? यू वर एट द एयरपोर्ट, यू वर एट द स्टेशन। और अगर मैं कहूं तुम अभी यहीं पर हो, अभी तक तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था, यानी कि अगर मान लो तुम्हें आधा घंटा पहले ही निकल जाना चाहिए था टाइम से पहुंचने के लिए, और आप अभी भी यहीं हो, तो मैं कहूंगी अभी तक तो तुम्हें एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए था, तो मैं कहूंगी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, यू लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। ठीक है, समझ में आया? दिस मीन्स जब आप प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो कि अभी तक तो तुम्हें वहां होना चाहिए था, है ना, अभी तक तो तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू वर एट होम, घर के लिए निकल जाना चाहिए था, यू लेफ्ट फॉर होम। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये बताता है कि इस समय, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बेटा इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। फाइन, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइए वॉस को छोड़कर, बस यही तो, ठीक है। चलो आगे देखो, तो कुछ क्वेश्चंस देख लो उससे रिलेटेड। जल्दी, देख लिया? आई विश, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। काश मैं बिलियनर होता, यानी वॉस को छोड़कर कोई भी वर्ब आएगा। काश का इंग्लिश वुड दैट भी होता है, आई विश भी होता है, इसीलिए काश, आई विश या वुड दैट। जो मैंने कहा ना, प्रेजेंट इमेजिनेशन क्या क्या से डिनोट करते हो? इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इफ से, आई विश से, वुड दैट से, सपोज, ठीक है ना, सब से आप प्रेजेंट इमेजिनेशन तो बता ही सकते हो। देखो देखो, सिंपल फ्यूचर हम ऑलरेडी कर चुके थे, है ना, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो चुका ना, नहीं हुआ, चलो फ्यूचर इंडेफिनिट कर लो। देख लिया? चलो सुनो, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जो फ्यूचर के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। यानी जैसे अगर मैं कहूं मैं कल आऊंगी, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी,
आई विल कम टुमारो कहोगे, आई शैल बोलिए आप, क्यों? क्योंकि आपने लिखा है आई और वी के साथ शैल। बेटा मॉडर्न इंग्लिश में आई विल आराम से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल नॉट कम टुमारो ये भी चलेगा, लेकिन विल आई कम नहीं होगा, विल आई कम नहीं होगा। बेटा वॉस इसलिए हटा दिया था वहां से क्योंकि वॉस पास्ट इमेजिनेशन नहीं पास्ट रियलिटी की बात करता है, इसीलिए हम प्रेजेंट इमेजिनेशन में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगाएंगे सीधा, खाली किसको छोड़कर? वॉस को छोड़कर, बस। ठीक है, क्लियर? क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को? हैज कहां से आएगा नंदिनी? चलो देखो, मैंने क्या कहा? आई विल कम टुमारो, आई विल नॉट कम टुमारो, लेकिन विल आई कम नहीं कहेंगे, शाल आई कम होगा। क्यों? बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कभी भी आई और वी के साथ विल मत लगाना, बाकी आराम से जहां मर्जी विल लगाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एकदम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करोगे तो आई और वी के साथ शाल आता है और बाकी के साथ विल आता है, लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे आराम से सबके साथ विल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली आई और वी के साथ मत लगाना, कब? इंटरोगेटिव में। आई विल कम, आई विल नॉट कम चलेगा, विल आई कम नहीं चलेगा। ठीक है ना? अब देखो फ्यूचर का अगर हम क्वेश्चन पूछोगे तो देखो सबसे पहले यहां पर वही जो समझाया, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आपसे मिलूंगी, आराम से चलेगा। लेकिन विल वी नहीं लगेगा, शैल वी लगेगा। क्यों? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा क्वेश्चन में, ये चीज मैं आपको समझा रही थी। कमिका फिर आप मेल करके चेंज कराओ बेटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, अब इसी पर बेस्ड जरा क्वेश्चन देखो तो। प्रिंस बिल्कुल आ रहा है बेटा। जल्दी करो। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। इस मूवी से मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूं। ये पिक्चर खत्म कब होगी? खत्म कब होगी, है ना? When will it end? एजेंट चित्रंगड विल टेलीग्राफ्ट कहां से होगा भाई? विल शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, टेलीग्राफ्ट तो हो ही नहीं सकता। Fuji's invention of supercomputer will be enabled
टू मेक जापान सुपरसीड अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फ्यूजी का जो इन्वेंशन है ना सुपर कंप्यूटर का, वो जापान को हेल्प करेगा अमेरिका से आगे निकलने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। बेटा विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बी लगा है, अब फिर से एनेबल भी लगा है। भाई दो दो वर्ब का बेस फॉर्म थोड़ी चाहिए हमें, हमें दो दो वर्ब का बेस फॉर्म थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए ना, हमें तो सिर्फ एक ही वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, विल एनेबल। अब देखो क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है, अगर इज लगाओगे तो बेटा गोइंग होगा, और अगर गो लगा रहे हो ना, अगर गो लगाना है तो विल लगाना पड़ेगा। विल शी गो या इज शी गोइंग, आपको स्ट्रक्चर तो सही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, या तो विल शी गो कह दो या इज शी गोइंग कर दो। देखो एक बार आंसर, इसको रीड करो अब। जो पढ़े हो ये जरा करो। बोर्ड क्यों यूज कर रहे हो बेटा, बोर का एडजेक्टिव फॉर्म है तन्वी वो। तनु क्या कर रही हो बेटा, क्या मतलब आप लोग का एक एक पर्सनल जवाब में क्या दूं? हम्म, सुनो, इसमें क्या वन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? मैं रियली में बोर हो चुकी हूं इस मूवी से, ये कब खत्म होगी बेटा? आप जब बोर हो चुके हो तो पूछोगे ना खत्म कब होगी, ठीक है? अब सुनो, मैंने आपको कहा था मॉडर्न इंग्लिश है यार, आई और वी के साथ शाल विल जो मर्जी लगा दो, लेकिन ये कंडीशन है कुछ 5 जो कहता है कि अगर कोई सेंटेंस एकदम दृढ़ निश्चय का हो, डिटर्मिनेशन, आप वादा कर रहे हो, किसी को धमका रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो या आदेश दे रहे हो, आई और वी के साथ शाल आता है ना, यहां पे विल आएगा, और बाकी के साथ विल आता है ना, यहां शाल आएगा, उल्टा हो जाएगा। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस, ठीक है ना? वॉस क्यों नहीं आया एक में? गुंजन, जब आप किसी मूवी से बोर हो जाते हो तो क्या पूछोगे, ये कब खत्म हुआ? मैं बोर हो चुकी हूं, ये कब खत्म होगा? यार आप लोग हिंदी भी नहीं सोच पाते। हम्म, मैं बोर हो चुकी हूं इस मूवी से, ये कब खत्म हुआ, ये पूछूंगी मैं। भाई कब खत्म होगी ये मूवी, ये बोलोगे ना। कितना साधारण सी चीजों में फंसोगे। विल बी एनेबल, दो दो वर्ब लगा, चलिए आपके पास एनेबल खुद ही वर्ब है, ठीक है? नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव को लेकर मत चलो, सिर्फ इन पर ध्यान दो, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता। सुनो, ट्रेसपासर्स, पता है ट्रेसपासर का मीनिंग क्या है? आप लिख लेना कहीं पर, मीनिंग दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको सिर्फ समझा देती हूं, वो समझो। ट्रेसपासर का मतलब होता है जो आपके जमीन पर आ जाए बिना परमिशन के, आपके घर में घुस जाए बिना परमिशन के, उसको कहते हैं ट्रेसपासर। अब मैं कह रही हूं जो भी बिना परमिशन अंदर आएगा ना, उसको दंड दिया जाएगा। जो भी बिना परमिशन अंदर आएगा उसको दंड दिया जाएगा। ये क्या है? क्या है? ये धमकी है। इसीलिए आई और वी के साथ विल आता है, बाकी सब के साथ शैल चलेगा, है ना। आई और वी के साथ उल्टा हो रहा था, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कम वॉट में, बेटा कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। इसीलिए याद रखना ये डिटर्मिनेशन वाला वाक्य है, ये धमकी वाला है। कई बार आपको डॉक्टर सलाह देता है ना, कुछ एक दिन रेस्ट करो, देखो सलाह दे रहा है सेकेंड पर्सन के साथ शैल, यू शैल टेक रेस्ट फॉर अ वीक, यानी ये क्या है? ये एडवाइस है। देखो, और आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको इनाम दिया जाएगा, यू शैल बी रिवॉर्डेड। देखो, आई और वी के साथ विल, बाकी के साथ शैल आ गया। कब? जब डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस वाले वाक्य होंगे तब। देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये एक ऐसा कहावत है जो तिलक ने कहा था, ठीक है। और तिलक ने जब कहा था तो उसको एज इट इज हिस्ट्री में जो डाला गया ना, तो कहा गया स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब आप कहोगे मैम ये तो डिटर्मिनेशन है कि हमारा आजादी, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो एकदम डिटर्मिनेशन है। तो आप आई विल लगाओ ना, आई शैल क्यों लगाए? बेटा जो बात हिस्ट्री में दर्ज हो गया, बहुत फेमस लाइन बन गया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं हम लोग ऑथर्स लिबर्टी। ऑथर्स को आजादी मिला है, पोएट्स को आजादी मिला है, वो चाहे तो इतना लिबर्टी ले सकता है। क्योंकि अगर मैं कहूंगी ना ना देखो उसने गलत कहा था, तो अब क्या मैं तिलक को जिंदा करके बोलूं और फिर सारे जितने इतिहास लिखे हुए हैं सारे हिस्ट्री के बुक को चेंज करूं? नहीं भाई, है ना। फिर आओ सुनो, एक बहुत फेमस गाना है जिसका हिंदी बना था वी शैल ओवरकम, है ना, बहुत फेमस गाना है। तो वी शैल ओवरकम कहा, है ना। अब यहां पर कहोगे नहीं नहीं देखो ये गाना तो गलत है, क्योंकि यहां पे कह रहा हम होंगे कामयाब एक दिन, ये तो डिटर्मिनेशन का है। वी शैल ने वी विल करो, फिर अगला बोलेगा तू कौन? भाई गाना मेरा है, मैंने फेमस किया, तुम्हारी इतनी औकात है तुम खुद अपना गाना बना लो, है ना। हम ग्रामेरियन बनने, बड़े बड़े ग्रामेरियन बनने के चक्कर में दूसरों की कृति जो दूसरों का बनाया हुआ है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी ऑथर के कथन को, या कोई फेमस राइटिंग होगा या फेमस पोएम है, हम उसको नहीं करेंगे चेंज। बेटा ट्रांसलेशन में अगर दिक्कत है तो स्पोकन लो, क्योंकि मैं इस बैच में ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रही हूं बेटा। इस बैच में मैं पढ़ा रही हूं आपको एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम कैसे पास करोगे। और आप कहोगे मैम ट्रांसलेशन में दिक्कत है, उसमें दो चार ट्रांसलेशन में इसलिए करा दे रही हूं क्योंकि देखो आपको टेंस आना चाहिए, जो बोलना चाहते हो वही लिखोगे और वही बोलोगे, जो दिमाग में है वही बोलना चाहोगे। लेकिन अब मैं ट्रांसलेशन थोड़ी कराऊंगी, इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, सिलेबस बहुत अधिक है।
तो हिंदी मीडियम वालों को मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, अगर बहुत फंस रहे हो आप स्पोकन का बैच देख लो एक। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। डिटर्मिनेशन में अपोजिट हो जाता है। हाँ, डिटर्मिनेशन में अपोजिट होता है बेटा। डिटर्मिनेशन प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस में। गणेश, एग्जाम कैसे पास करोगे, वही तो पढ़ा रहे हैं। सहनूर, उसका है ना 60 डेज का, 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे करके एक बीओडी है, वो अलग कर लो, क्योंकि वो स्पोकन अभी लाइव नहीं ले रही हूं मैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें संगम, वो मैं आपको दूंगी क्वेश्चन, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस का। चलो ये जल्दी करो तो, कंटिन्यूअस टेंस देखो एक बार। चलो kdpublication.com से खरीद लो बेटा, आप लोग किताब लेना तो। कॉन्टिन्यूअस टेंस सुनो क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब जारी, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, है ना। चलो देखो तो ध्यान से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग नाउ। वे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग नाउ। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रही थी। वी वर हैविंग लंच, हम खाना खा रहे थे, है ना। बेटा स्पोकन वीओडी कहाँ मिलेगा यार, केडी लाइव में ही मिलेगा, 999 का। नीतू मैम्स बैचेस में जाओ ना, जैसे ये खरीदो वैसे वो खरीदोगे। अब मुझे पढ़ाने दो, तुम लोग कितना, अरे कितना गप करते हो यार तुम लोग, बाप रे बाप। एक कहानी सुने हो बातुनी कछुआ का? हाँ, बातुनी कछुआ कहानी सुने हो? एक कछुआ था, वो बहुत बातुनी था। उसके दो दोस्त थे, दो बगुले थे, दोनों उसके दोस्त थे। एक बार उसका तालाब सूखने लगा, तो बगुला ने कहा कि भाई हम लोग तो जा रहे हैं दूसरे तालाब में, ये सूख रहा है यहाँ तो फिर मुश्किल है, तो हम लोग दूसरे तालाब में जा रहे हैं। तो कछुआ कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। तो बगुला ने कहा भाई तू बोलता बहुत है, ठीक है, अगर ऊपर कुछ बोला और गिर गया नीचे तो ठीक है। तो बगुले ने, तो कछुए ने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे ले चलो। तो उसने कहा ठीक है, एक डंडा दोनों लाया, बोला हम लोग दोनों तरफ पकड़ते हैं, तुम बीच में पकड़ो और हमें हम लोग जब उड़ेंगे एकदम चुप रहना, बस हम लोग दूसरे तालाब में उतर जाएंगे, तुम भी साथ में उतर जाओगे। कहा ठीक है। लेकिन जब ऊपर से नीचे देखा, उसे लगा कि बाप रे कितना ऊंचा उड़ रहे हैं हम। तो वो मुंह खुला बोलने के लिए, बाप रे कितना ऊंचा है हम लोग अभी, बस मुंह खोला, खत्म, गिरा, फट गया, है ना। भाई ये कहानी बताता है कि चैटर बॉक्स मत बनो। देखो चैटर बॉक्स भी बोला एक लड़का, है ना। पढ़ाई करो ना, पढ़ना नहीं। इतना, इतने क्वेश्चंस, इतने बातें, कितनी बातें करते हो तुम लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर पढ़ते ना और ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछते ना, एक चट से मारती खींच के तुम लोग मुंह में। ऑनलाइन उसलिए बच जा रहे, कितना बकवास, बाप रे बाप। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में हो रहा होगा। शी विल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, इस समय तक नहीं, इस समय वो घर जा रही होगी। देखो वो घर जा रही होगी फ्यूचर में, ठीक है। आई शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, इस समय मैं परीक्षा दे रहा हूंगा। बेटा देना का इंग्लिश टेक एग्जाम होता है, गिव एग्जाम नहीं होता, ठीक है। समझ में आया बेटा? एक एक सेंटेंस तो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब तुम कहोगे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं और क्या करूं, एक एक हिंदी में समझा रही हूँ। मैं कर रही हूं, मैं कर रही थी, मैं कर रही हूंगी, फ्यूचर की बात हो रही है। देखो आप बोलोगे इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा, तो पहले स्ट्रक्चर तो देख लो। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम, इज एम आर लगा है। इज एम आर हम ऑलरेडी सिंपल में कर चुके हैं,
कि इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ, आर किसके साथ, है ना। यानी इज एम आर के बाद नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इजंट, आरंट और एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता बेटा। याद रखना, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में होता है, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अंकुश सब कुछ कराऊंगी, क्लोज टेस्ट भी कराऊंगी, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी। और बोलो, कितना बकवास करते हो। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING। इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नॉट रख गया, अगर नॉट को उठा के आगे लगाओगे तो इजेंट और एरेंट हो जाएगा, है ना। देखो, एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, हमेशा नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद एम नॉट लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा, सब्जेक्ट के पहले लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा। ठीक है, यही इज एम आर हो गया वॉस वर। आई के साथ एम लगा रहे थे, अब आई के साथ वॉस लगाना। सारे सिंगुलर के साथ इज लगा रहे थे, अब सारे सिंगुलर के साथ वॉस लगाओगे, है ना, और वर लगाओगे किसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, और फ्यूचर में विल बी, शैल बी, जो आई और वी के साथ शैल लगा रहे थे यहां भी वही करेंगे। देखो बेटा, सिर्फ दशहरा की छुट्टी होगी 5 तारीख को, बस। GaneshKDpublication.com में जाओ बेटा। कनिका, मैं टीजीटी वाला सारा जो है ना वो वीडियो डालूंगी, आपको रिकॉर्ड बैच मिल जाएगा। टीजीटी का 2-3 चैप्टर्स जो एडिशनल है ना उसका रिकॉर्ड डाल दूंगी। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन करो पहले तो फटाफट। वी आर स्टडिंग कंटिन्यूअस टेंस नाउ। ऋतु नाउ लास्ट में लगाओगे। आनंद, कोई वर्ड ही नहीं है जो तुम वर्ड पूछ रहे हो, सही स्पेलिंग तो लिखो। Why you copying your homework from somebody else? Why you copying नहीं बेटा, why are you copying होगा। तुम कॉपी क्यों कर रहे हो किसी से, why are you copying, है ना। Some of us are, तो प्लानिंग होगा ना। Some of us are planning to go। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट पहले एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यानी आई के बाद एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पे आप चाहो तो पहले लगा सकते हो। ठीक है, चलो, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, ये तो बिल्कुल सही है। निकट भविष्य का, नियर फ्यूचर का, प्लान्ड एक्शन के लिए अगर आप नियर फ्यूचर के किसी प्लान्ड एक्शन की बात करोगे तो आप आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते हो। जैसे यहां पर क्या कहा है, आज रात में मुंबई जा रही हूं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल निकट भविष्य यानी नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के लिए तो कर सकते हो। ठीक है ना।
अब आओ क्वेश्चन पढ़ो और करो तो। हो गया? देखो, 5 years ago today, 5 साल पहले आज के दिन। भाई 5 साल पहले आज के दिन आई एम सिटिंग नहीं होगा, आई वॉज सिटिंग होगा। मैं बैठी हुई थी इन अ स्मॉल जापानीज कार, एक छोटे से जापानीज कार में, ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टूवर्ड्स बर्लिन। पोलैंड गुजर क्रॉस करते हुए बर्लिन की तरफ जा रही थी। 5 साल पहले आज के दिन मैं बैठी हुई थी ना, देखो। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखो एक बार, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके पीछे जरा दिमाग मत खपाना। यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन क्लास, तुम हमेशा सोते रहते हो क्लास में। यू आर कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग मी, तुम मुझे लगातार परेशान करते रहते हो। यू आर ऑलवेज स्लीपिंग, कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग, चीज को लेके इरिटेट हो जाते हो ना, तो हम रूटीन एक्शन में भी कॉन्टिन्यूस लगा देते हैं। अगर मैं कहूं वो सिगरेट पीता है तो मैं कहूंगी ही स्मोक्स, लेकिन कई बार कहते हैं ना वो हमेशा सिगरेट पीता रहता है, तो कई बार कह देते हो ही इज ऑलवेज स्मोकिंग, चलता है, क्योंकि आप इरिटेट हो रहे हो। हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो आगे चलो। सिटिंग होता ही है, SITTING। हो गया? चलो, आई एम स्टडिंग इन अ गुड स्कूल। भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप अगर कहना चाहते हो मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती हूं, तो भाई पढ़ती हूं, पढ़ती हूं, पढ़ रही हूं नहीं, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती हूं। इसका मतलब है कि आप रूटीन बता रहे हो, अभी हो नहीं रहा है, रूटीन बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाओगे। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, तो अभी तो चलेगा क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं। अब मैं कहीं बाजार में हूं, कोई पूछेगा कि मैडम आप करते क्या हो, और मैं कहूंगी आई एम टीचिंग, तो गलत होगा, क्योंकि मैं उस समय पढ़ा नहीं रही हूं, मैं उस समय अपना रूटीन बता रही हूं। जब आप अपना रूटीन बताते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, और जब ये हो रहा है वो बताना चाहते हो तब कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, है ना। हो रहा है, हो रहा था में कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखो। हो गया? दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, गलत है। कहते हैं ये टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। बेटा ये ऐसा वर्ब है जिसको होता हुआ नहीं दर्शा सकते हो। ये आप जब अगर कान भी खुला रखोगे ना, तो आप मोबाइल में सुन लोगे, दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आज मैं केरल के लिए निकल रहा हूं। वी आर लीविंग, हम लोग केरला के लिए निकल रहे हैं। वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। हम, इसका मतलब निकट भविष्य का
प्लान्ड एक्शन, बेटा नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन में हम आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब ट्रांसलेशन से सुनना। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल, जब मैं रीड कर रही थी ना, जब मैं रीड कर रही थी तब लाइट चली गई, आप ऐसे ही कहना चाहोगे ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, देखो इज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, देखो, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल देख लो क्या है। क्लियर? देखो मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी भी बता रही हूं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो भी सेंटेंस ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो बेटा इसका मतलब है कि आप गलती बोल भी रहे होगे और गलती आप समझ भी रहे होगे। नहीं तो एग्जैक्टली आपको बोलना पड़ेगा ना वही जो बोलना चाह रहे हो। अब मान लो अगर मैं ये कहूं कि कल सुबह मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, एक नया बैच शुरू करने जा रही हूँ, बता तो मैं कैसे बोलूं? कल सुबह एक नया बैच शुरू करने जा रही हूँ, बताओ। अब देखो विशाल, तुम लेट का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखोगे तो कैसे चलेगा, बताओ तो। वेरी गुड। आई एम, देखो, आई एम स्टार्टिंग अ बैच टुमारो, चाहे अ न्यू बैच ऐसे लगा देना, अ न्यू बैच इज स्टार्टिंग टुमारो ऐसे लगा दे पहले, अ न्यू बैच इज स्टार्टिंग टुमारो। और नहीं तो एक और तरीका है जो आप मॉडल में पढ़ोगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच टुमारो। एक और तरीका है जो पढ़ोगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच टुमारो। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच टुमारो, चाहे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच टुमारो। समझ में आया? क्लियर? चल नेक्स्ट आओ, फिफ्थ और सिक्स देखो तो जरा फटाफट। फ्यूचर में सौरभ कर दो ना, आई विल स्टार्ट अ न्यू बैच टुमारो, आराम से चलेगा, वो तो चलेगा ही। आई विल स्टार्ट अ न्यू बैच टुमारो, वो तो आराम से चलेगा, फ्यूचर में विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म तो लगेगा ही। देखो, when I went there, when जब मैं वहां गई, चार्ल्स खेल रहा था ना, जब मैं गई, देखो ऐसे भी मैंने कहा है पास्ट से शुरू होगा तो आगे पास्ट ही रहेगा। We did a test when the light went out, जब लाइट गई तब हम टेस्ट किए ना भाई, तब हम टेस्ट कर रहे थे, वी वर डूइंग अ टेस्ट, वी वर टेकिंग अ टेस्ट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। जब लाइट गई तो हम टेस्ट दे रहे थे, वी वर टेकिंग द टेस्ट। ठीक है, देखो
हो गया। इस पोर्शन को आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा दूंगी, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रशांत, अभी पार्टिसिपल का नाम मत लो बेटा, ये तो बड़ा भयंकर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। हो गया। देखो, आई वॉज स्लीपिंग, कुछ ऐसे V1 ING वर्ब्स है जिनको आप एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आई वॉज स्लीपिंग में आई वॉज अस्लीप लगा दिया, मतलब स्लीपिंग की जगह पे एडजेक्टिव। द बॉडी वॉज फ्लोटिंग, बॉडी ऊपर ही ऊपर तैर रहा था। द बॉडी वॉज अफ्लोट, देखो अफ्लोट का मतलब ऊपर ही ऊपर था। द हाउस वॉज बर्निंग, मकान जल रहा था। द हाउस वॉज अब्लेज, यानी कि मकान लिपटों में घिरा हुआ था, लपटों में घिरा हुआ था। यानी बर्निंग की जगह पे अब्लेज लग सकता है, फ्लोटिंग की जगह पे अफ्लोट लग सकता है, स्लीपिंग की जगह पे अस्लीप लग सकता है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, हम एडजेक्टिव लगा देते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म के जगह पे कुछ जगहों पर, ये एग्जामिनेशन वन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग का बहुत क्वेश्चंस आ रहा है, मैं आपको दो छोटी छोटी बात बता दूं बेटा, यहां से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब हम वो कैप कराएंगे। बहुत ज्यादा आप लोग मुझे क्वेश्चन किए जा रहे हो। अब जैसे आप लोग कह रहे हो मैम हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, बेटा ट्रांसलेशन मैं कैसे करा दूं आपको? ट्रांसलेशन करना है तो स्पोकन का बैच जाओ। अब स्पोकन के बैच में देखो, हम एडजेक्टिव, जैसे आज एडजेक्टिव खत्म कराया था मैंने, एडजेक्टिव खत्म कराया था, तो हम इसमें एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव सिखा दिए, इसकी हिंदी सिखा दिए, और उसके बाद इस तरह से हम ट्रांसलेशन कराए हैं। जैसे बातों से आप बहुत पॉजिटिव साउंड करते हो, तो मैं क्या कहूंगी, यू साउंड पॉजिटिव, मतलब खाने में ये व्यंजन मीठा है, दिस दिस डिश टेस्ट स्वीट, है ना, वो बहुत दिखावा करने वाला है, ही सीम्स फ्लैम्बॉयंट। अब ये सब तरह की चीज है बेटा, इस तरह के ट्रांसलेशन की अगर बात करोगे तो ये मैं इसमें थोड़ी कराऊंगी। आप लोग बार बार एक ही चीज लिख रहे हो, मैम ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। आप लोग को जितना इंग्लिश का सेंटेंस में दे रही हूं, मैं सबका हिंदी बोल रही हूँ, एक एक सेंटेंस को हिंदी में समझा रही हूँ। लेकिन बेटा आप एक बात बताओ, आप मुझे कहोगे कि नहीं आप ट्रांसलेशन कराइए, तो बेटा इस तरह के ट्रांसलेशन मैं स्पोकन में करा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जूम सेशन चलता है आपका, जूम में फिर प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये अगर आप कहोगे तो ट्रांसलेशन में इसमें कराऊंगी ना, मैं उसमें क्या कराऊं ट्रांसलेशन भैया? मैं अभी एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। हाँ, छोटे मोटे एग्जाम तो स्पोकन के बाद से निकल जाते हैं, क्योंकि हम इसमें इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। अब जैसे ये कराएंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन कराते हैं, आपको कुछ कराते हैं फिर ट्रांसलेशन कराते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन के लिए बैच नहीं है बेटा, मैं इसमें ट्रांसलेशन थोड़ी कराऊंगी। हाँ, और जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो बुक कहाँ मिलेगा, आप kdpublication.com में जाओ और वहां पे जाके आप इस बैच का बुक खरीदना है, सॉरी, इस बैच का बुक खरीदना है, तो इस बैच का बुक आपको क्लास नोट्स मिलेगा, जो ये है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ग्रामर है, ठीक है। इसीलिए अभी मुझे आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो पूछ पूछ के, नया बैच जब भी ऐड होता है ऐसे डिस्टर्ब करते हो। चलो सुरेंद्र, जितना भी नोट्स था वो सब आपको PDF मिल चुका है। चलो बस, अब वोकैबुलरी में चलते हैं।
हम्म। चलो, मोहित ऐसा नहीं होगा बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ईगो मेनिया तक आपको करा दिया था ना, अब आगे चले। ब्रेन चाइल्ड, देखो इसमें आपको खुद ही पता चल रहा होगा, ब्रेन और चाइल्ड दो अलग अलग वर्ड। अगर मैं कहूं ये किसके दिमाग का चाइल्ड है, मतलब ये किसके दिमाग में पहली बार ये आइडिया आया। ब्रेन चाइल्ड इज द आइडिया और इन्वेंशन किसी पर्टिकुलर पर्सन का, जिसको आप कह सकते हो इनोवेशन भी तो वही होता है। किसके दिमाग का उपाय है, उपज है, किसके दिमाग में पहली बार आया ये, ठीक है, ये ब्रेन चाइल्ड है। नेक्स्ट आओ चाइल्डिश। बेटा चाइल्ड से दो वर्ड बना है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है ना, देखो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसमें दो चीजें दिखेगी आपको, मासूमियत दिखेगा और इतना चालाक भी नहीं होता, वो मूर्ख भी होता है ना, तो चाइल्डिश भी दिखेगा। तो चाइल्डिश होता है फूलिश, फूलिश है ना, मतलब मूर्ख। और देखो फूलिश के साथ और सिनोनिम देखो, इडियट, ये सब मूर्ख की बात हो रही है। स्टूपिड, निनकम्पूप, ये सब मूर्ख है। निटविट, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब हुआ मूर्ख, फूलिश, इडियट, स्टूपिड, निनकम्पूप, निटविट, ये सब का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, समझदार, सेन, वाइस, ये सब समझदार हुआ। जुडिशियस, समझदार, जुडिशियस, ठीक है। सेगेशियस, देखो सेन, वाइस, जुडिशियस, सेगेशियस। ओके सिली, तो बेटा डम नहीं होता है, डम ऑक्स होता है। अगर आप सिली वर्ड लिखना चाहते हो तो यहां लिख लो। और मूर्ख के लिए एक और वर्ड है डम ऑक्स। नहीं, इमेच्योर नहीं। अरे अभिषेक क्या कर रहे हो तुम, इंटेलिजेंट नहीं बेटा, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, हम समझदार की बात कर रहे हैं। बेटा ये कोई पेज में नहीं है, ये आपका वोकैबुलरी अलग शीट है। इसका अगर आपको A4 साइज में शीट चाहिए तो वो भी लोड करवा देती हूं मैं, वो भी लोड करवा दूंगी A4 साइज में, लेकिन इसका अलग से नहीं है, कोई बुक नहीं है। देखो चाइल्डिश का सिनोनिम फूलिश, इडियट, स्टूपिड, डम ऑक्स, सिली, निनकम्पूप, निटविट। और एंटोनिम सेन, वाइज, जुडिशियस एंड सेगेशियस। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, जो मैंने आपको कहा था चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का मतलब कहा था मैंने मासूम। मासूम का मतलब जो छल कपट जिसको नहीं आता है ना, बहुत ही
जिसको कहते हैं ना इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, है ना। चाइल्ड लाइक का सिनोनिम लिखा है इनोसेंट। एक और सिनोनिम लिख सकते हो इंजीनियस, आर्टलेस। बेटा ये लोग छल कपट वगैरह नहीं आते। ऐसे लोग जो होते हैं वो बच्चों की तरह मासूम होते हैं। इसका एंटोनिम होगा कपटी, जो बहुत है ना कपट वाले होते हैं ना वो, क्राफ्टी, कनिंग, श्रूड। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ जेंटील। आप रुको, पहले जेंटलमैन सोचो। आप पहले आप जेंटलमैन सोचो। जेंटलमैन का अगर आप फोटो देखते हो ना तो आपके दिमाग में दो चीजें आती है। एक तो सूट बूट में बिल्कुल, है ना, और एक होता है ऐसा लोग नॉविस। बेटा नॉविस लिख सकते हो सिनोनिम में, चाइल्ड लाइक के सिनोनिम में नॉविस लिख सकते हो। और जेंटलमैन में एक दूसरा आता है कि बहुत सभ्य आदमी है, डिसेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए दोनों मीनिंग में आएगा। जेंटलमैन सोच के हम जेंटल बना रहे हैं। पहला मैंने कहा बहुत डिसेंट सा, पोलाइट है। पोलाइट का मतलब होता है जिसको कर्टसी आता है, कर्टियस, ठीक है। देखो वेल मैनर्ड, जो पोलाइट हो, जो वेल मैनर्ड हो, जो कर्टसी आए, जो स्मार्ट नहीं होगा किसी का, ठीक है। और अगर इसका एंटोनिम देखोगे पोलाइट का, तो पोलाइट का एंटोनिम होगा रूड, इंसोलेंट, रफ, अनसिविलाइज्ड। ये सब एंटोनिम हो गया जेंटिल का, रूखा व्यवहार वाला। देखो हम्बल, हम्बल भी कर चल सकता है जेंटल में, जेंटिल में हम्बल। एंटोनिम हो गया रूड, इंसोलेंट, रफ एंड अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अब मैंने कहा ऑफ हाई सोशल स्टेटस, यानी ऐसा स्टेटस का जो थोड़ा ऊपर लेवल के लोग हैं, जैसे जिसको कहते हो नोबल, एरिस्टोक्रेट, है ना, जो अमीर लोग होते हैं, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, ठीक है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब ही होता है हाई सोशल स्टेटस का। एलीट, ठीक है। हाई सोशल स्टेटस वालों का ये सारा सिनोनिम है। ठीक है, यस, वो क्या हर क्लास में होती है बेटा। चलो नेक्स्ट आप, अरे एक सेकेंड, इसका तो मैं एंटोनिम डिस्कस ही नहीं किया। एंटोनिम का मतलब हो गया उच्च वर्ग, का मतलब हो गया नीचे वर्ग के लोग, यानी लोली,
है ना, मतलब आम लोग, रैंक एंड फाइल जिसको कहोगे, रैंक एंड फाइल, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब वाले लोग, इम्पावरिश्ड। पुअर तो बहुत ही आसान हुआ, इम्पावरिश्ड, हु आर हैंड टू माउथ, समझ में आया? हैंड टू माउथ का मतलब होता है जिसके हाथ में जितना आया बस मुंह में चला गया, कुछ बचा ही नहीं, वही लोग जो बहुत मुश्किल से अपनी आजीविका लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, पुअर तो बहुत ही आसान वर्ड हो गया। चाइल्ड लाइक और आर्टलेस बिल्कुल सेम है समीर। ठीक है, चलो अब आओ 22 और 23। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं एक देखो सर, दो मीनिंग है। यूजलेस, वेन का मतलब है यूजलेस, और वेन का मतलब है अनकूथ, रूड के लिए चलेगा। बेटा आपका है ना, सैटरडे का क्लास लोड नहीं होता है संडे को, बस इतना याद रखना। बाकी सारा क्लासेस लोड हो जाता है 24 घंटे के अंदर। यहाँ पे अनसिविलाइज्ड का एक सिनोनिम और एक लड़के ने दे दिया, अनकूथ मैंने लिख दिया। चलो वेन, बेटा मेरा नंबर सबके पास है ना, 8860333003। अभी यहाँ पे हम यूजलेस बातें नहीं सुन सकते। रिया, रीता, इसीलिए आपको कोई भी इश्यू हुआ मुझे व्हाट्सएप कर दो, पर्सनल इश्यू जितना है व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया तो वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, वेन, सुनो एक मैं सेंटेंस दूं और आपको समझ में आ जाएगा, इसका दोनों मीनिंग समझ में आ जाएगा। शी इज वेन इन वेन। देखो इन वेन का मतलब ये हो गया बेकार में, एंड शी इज वेन, वेन का मतलब घमंडी, बिना बात का घमंड खाती है, पता नहीं क्या क्या है इसमें, है ना। शी इज वेन इन वेन का मतलब है घमंडी, बिना बात का घमंडी। घमंडी सिनोनिम देखो, एरोगेंट, हॉटी, सुपरसीलियस, ऑन हाई हॉर्स, दिमाग एकदम साथ में आसमान पे ही रहता है उसका। शी इज ऑलवेज ऑन हाई हॉर्स, कंसीटेड, स्वोलन हेडेड, इसका सबका मतलब होता है घमंडी। और इसका एंटोनिम डाउन टू अर्थ, इसका एंटोनिम देखो, एंटोनिम का साइन लगा दे रही हूं, डाउन टू अर्थ, हम्बल, मॉडेस्ट भी चलता है, हालांकि मॉडेस्ट शो ही का एंटोनिम है, इसीलिए मैंने लगाया नहीं। अरे कुछ भी लिख देते हो। बोस्टफुल, बोस्टफुल तो होता है डिंगे मारने वाला। चलो टॉफी नोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉफी नोस्ट? सेम वेन का चाहो तो सिनोनिम लिख सकते हो टॉफी नोस्ट, हालांकि टॉफी नोस्ट का मतलब होता है नखरेबाज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल हो। स्नॉबिश, फेस्टिडियस, इन सब का मतलब होता है नखरेबाज। ठीक है, इन सब का मतलब नखरेबाज। चलो नेक्स्ट आओ, पर्टर्ब। बेटा पर्टर्ब कितना आसान वर्ड है, देखो ना। हाँ, अनअज्यूमिंग, प्रशांत बिल्कुल सही है। अनअज्यूमिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा घमंड नहीं खाता, है ना, बिल्कुल सही।
चलो, परटर्ब का मतलब होता है बेटा डिस्टर्ब। अब देखो आसान लगता है ना सुनने में, परटर्ब डिस्टर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब, है ना। ज्यादा सिनोनिम नहीं हो सकता, लेकिन इरिटेट हो सकता है, एनॉय, अर्क, देखो ठीक है। हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। अब हम लोग आ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, इसलिए आज हम लोग वोकैबुलरी में छोड़ दें, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे शुरू करके। चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। वॉल्यूम 1 बेटा, वॉल्यूम 1 हाँ, सेज सगेशियस का प्रूडेंट लिख सकते थे बेटा, लिख दूं क्या? वॉल्यूम 1 का बेटा अलग बैच है। वॉल्यूम 1 जो बुक है ना, उसका एक अलग बैच बना हुआ, वो वीओडी बैच है। वॉल्यूम 1 अलग बैच है। मैं कहाँ पे कर रही थी आपको, चलो प्रूडेंट, उसमें जो वॉल्यूम 1 किताब है ना, वो पूरा पढ़ाया है मैंने, वो अलग है। आप लोगों को क्लास नोट्स पढ़ा रही हूँ मैं। चलो, थैंक यू सो मच।